हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके नए यूट्यूब चैनल बेस्ट विद ब्राइस इंस्टीट्यूट में। माफ़ी चाहते हैं आपसे क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम था हमारे कॉलेज का। इसके लिए हम 10 दिन तक कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए, जो कि बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल के डेफिनेशंस के बारे में जानते थे, तो उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोशिश है कि कंटिन्यूटी रखा जाए, इसी तरीके से आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपकी अच्छी अच्छी ख्वाहिशें भी पूरी होती हूँ। मानसून बहुत कंडीशंस अच्छी नहीं है मानसून की, तो कोशिश ये है कि आप बाहर ना जाएं। फिलहाल में आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बिकॉज 10th में एडमिशन लाना है। लिया है आपने 10th में एडमिशन एंड आपको परसेंटेज बहुत अच्छा लाना है। तो वो कोशिश तो यही है कि हमें आप साइंस में बहुत अच्छा परसेंटेज लाएं। कोशिश ये भी रहेगी कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको अबाउट अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड डिटेल्स के बारे में बताएंगे। जितनी भी दिक्कतें आपकी हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पीरियोडिक टेबल्स को लेके, जितनी भी क्वेश्चंस हैं, सब आज एकदम उसके पूरे कंडीशंस या उसके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके फ्राई हो जाएगी। आपके दिमाग में ये बात आएगा कि आपने किस तरीके से उसको देखा था और किस तरीके से समझ लिया, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड डिटेल्स। आप मेरा नाम जानते ही हो, बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। इंट्रोडक्शन हो चुका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बाद। इंट्रोडक्शन वापस से एक बार मैं दे दूंगा पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, modern periodic table, long form of the periodic table, modern periodic table and electronic configuration of element, detail about periodic tables, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल्स जाननी चाहिए कि ये कैसे और कब आया था। ठीक है, अब देखिए, जब भी मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल्स को बना लिया था कंप्लीटली, तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं चेक किया था, एटॉमिक मास के बारे में सिर्फ चेक किया था। ये चेक नहीं किया गया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर या फिर सीरियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो इसके बारे में इंडिकेशंस बाद में बताया गया था। ठीक है, पहली चीज कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने नहीं बनाया है, हेनरी मेशले ने बनाया है। ठीक है, अब लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का जो बेस था वो मेंडलीफ के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सेट बाय हेनरी मोस्ले एंड स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने डायरेक्टली बताया कि जो भी चीजें हैं, एटॉमिक नंबर और जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ही रिलेशंस है। तो उन्होंने कंफर्म करके ये सब चीज़ें डेवलप कर ली थी। ठीक है, अभी आप इस बातों का ध्यान दीजिएगा कि आपको डिटेल्स में पढ़ना है। देखिए, एक्स अभी उन्होंने कैसे ये सब चीज़ें किया था, हम जानते हैं कि हेनरी ने किया है, बट कैसे, उन्होंने कैसे ये सब बातें पता कर ली जो मेंडलीफ नहीं कर पाए थे। अब देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक्सरे ट्यूब लिया। ठीक है, और एक्सरे ट्यूब के बेसिस पे, एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल किया है, जिसके बेसिस पे उनको ये पता चला था कि एटॉमिक नंबर क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज शो करता है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो प्रोटॉन है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। इसी बेसिस पे उनको ये कंफर्मेशन मिली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो that the atomic number z of the element of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of the protons
इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उसी एलिमेंट के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में जानना है, तो हमें जैसे कि हमने बोला कि फ्लोरीन का जानना है, तो फ्लोरीन में ही वो चीजें आपको मिलेंगी, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में मिलेगा, वो तो आपको ऑक्सीजन के अंदर नहीं मिल सकता। ठीक है, दिस रेवलेटेड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट दैट इट्स एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो चीजें देखी हैं, जितना कि हमने उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जाते थे, उसी तरीके से इम्पोर्टेंट आपका एटॉमिक नंबर भी था, जो कि हमें पहले बताया गया था कि वो सीरियल नंबर से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं। ठीक है, इन द मॉडर्न टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज बाय एटॉमिक नंबर। अभी फिलहाल में जो चीजें आप देख रहे हो उसको परफेक्टली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी रखा गया है। सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विच इज इन मेंडलीव टेबल बट एम्बिग्युइटी ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी कैसा है कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे आइसोटोप्स वगैरह के बारे में नहीं जानते थे हम लोग कि आइसोटोप्स वगैरह रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लेसमेंट कहाँ रहेगी, तो कुछ चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी। बट हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, जो कि प्रॉपर्टीज दिखाता है एस ब्लॉक 1 ग्रुप में और 17 ग्रुप में, जो कि हैलोजन ग्रुप है, उसके ऊपर भी वो होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज है कि एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देता है। इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, बट दोनों एक के ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा देखिए, वी नो इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। अभी हमको तो ये बात पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स हमें सेल्स और सब सेल्स में ही डालना पड़ता है। अभी आप सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि आपका सब सेल्स के बारे में इतना डिटेल नहीं बताया गया है, इसके बारे में आप 11th में जान सकते हो। द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज क्लियरली सीन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी देखिए, हमें रिलेशनशिप भी देखना था कि एटॉमिक नंबर का कैसा है कैसा नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये भी चीज कंफर्मेशन हुई थी कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमें सेल्स के बारे में आपको बताया गया था कि KLMNO ये सब सेल्स हैं। नील्स बोहेर जिन्हें एक तरीका बताया था, एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल में हम लोग ये देख लेते हैं, modern periodic table that contains 7 horizontal rows called the period 1 to 7। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नाइट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको 10th में बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा हम बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियड, हॉरिजॉन्टल रोज जो है उसको हम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको ये बता रहा है कि आपको किस तरीके से चीजों के बारे में देखना है। ठीक है, सॉरी, कुछ लिखना चाहता था लेकिन अभी इसमें ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, आप इसको अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो कि एच और पी, देखो हॉरिजॉन्टल का एच बना, पीरियड का पी बना। एच पी आप भूल नहीं सकते क्योंकि एच पी का गैस आता है, आपको तो हमेशा याद रहता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का गैस है, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड है। कभी कभी बच्चे डाउट खा जाता है कि हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, ये चीजें गलती मत करना। ठीक है, चलो, द 18 ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल आर द ग्रुप। अभी देखो, वर्टिकल्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, VG। पहला पहला वर्ड्स को आप मैचिंग कर लीजिए जिससे आप भूल नहीं सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग, ऑल द 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड। पहले इतने एलिमेंट्स नहीं थे, बट अभी फिलहाल के लिए 118 एलिमेंट आपके पास है। द इंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। अभी देखिए, आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं, बराबर। SPDF, SPDF को मैंने बड़ा लिखा है, तो आप इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि ये सब छोटे ही रहते हैं।
इसमें बड़ा ही आ रहा है। इसमें कनेक्शंस बड़े का ही आया है, इसके लिए बड़ा करना पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एस ब्लॉक कंटेन द ग्रुप 1 एंड 2। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं आपके? 1 और 2। ठीक है, देखिए इसके नाम्स भी होते हैं, इन सब के मैंने नाम से बताए हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि किसमें कितने ग्रुप हैं। ठीक है, द एस ब्लॉक कंटेन द ग्रुप 1 एंड 2, दो ग्रुप आपको मिले। अब देखिए यहाँ पे द ग्रुप 13 to 18 कंस्टिट्यूट द पी ब्लॉक। अभी पी ब्लॉक के अंदर आपको टोटल 6 ग्रुप मिलेंगे। 13 to 18 आप काउंट कर लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितना हुआ बेटा? 6 ग्रुप्स। अब देखिए थर्ड वन, द ग्रुप 3 to 12 कंस्टिट्यूट द डी ब्लॉक। अब इसको आप काउंट करोगे तो 10 ग्रुप आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग जरा नाम जान लेते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि हम एफ ब्लॉक के बारे में भी जानना चाहते हैं। एफ ब्लॉक का नाम होता है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। उसके अंदर 14 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक तरीके से उसको ग्रुप पूरा नहीं बोला जाता है, लेकिन अभी जिस हिसाब से आप जाते हो उस हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो एक हम लोग का जो पीरियड है वो पूरा का पूरा एक पीरियड लेंथेनाइड है और दूसरा एक्टिनाइड्स है। इसके लिए उसको ग्रुप्स वगैरह के बेसिस पर नहीं देखते हम लोग, सिर्फ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का एक नाम है, नाम उसका कुछ इस तरीके से है कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। पहली बात ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ मेटल ग्रुप भी बोला जाता है, कंप्लीटली मेटल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इस बात को समझिए कैसे, डी ब्लॉक आपका ट्रांजिशन है बराबर, उसी डी ब्लॉक के अंदर जो एक ग्रुप में आपको 2 पॉइंट फ्री दिखाया जाता है, उसी के अंदर हम लोगों ने लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को रखा हुआ है। आगे देखिए, एस ब्लॉक इज नोन एज अल्कलाई मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी देखिए एस ब्लॉक का नाम क्या था आपका? अल्कलाई मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज in S block is 1 and 2, means electron present in outer shell is known as valence। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमें बैलेंस और वैलेंसी के पीछे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वैलेंस का सिंपल सा मतलब है कि कितने आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस का मतलब क्या है कि कितने आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन वैलेंसी का मतलब आपका कुछ इस कंडीशन से आता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स में कितनी जरूरत है कि हम उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, मतलब कि कितनी जगह खाली है। तो वैलेंस और वैलेंसी के बारे में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके बेसिस पे कंफ्यूजन बहुत रहता है। ठीक है, चलिए हम आगे और चलते हैं, आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कंडीशंस को। ठीक है, इस कंडीशंस में आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि आप कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, मैं एक प्रॉपरली पहुंचाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, यहाँ पे आप 12 देख रहे हो, 12 नंबर जिसपे मेरा एरो घूम रहा है, जिसपे मेरा माउस घूम रहा है, ये 12 नंबर उसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास नहीं होता है। ठीक है, एटॉमिक मास आपको नीचे लिखा जाएगा। ये किस ग्रुप में आता है? यहाँ पे देखिए अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल के बेसिस पे आता है ये। अब यहाँ पे देखिए इसका सिंबल दिया हुआ है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना पड़ेगा, इसमें गलती मत करिएगा। मैंने आपको डिटेल में आयरन के बेसिस पे बताया है। देखिए आयरन का जो बेसिस पे मैंने आपको बताया है, ये जो Fe है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। Fe का मतलब हो गया आयरन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। इसका सबसे पहली चीज कि इसका सिंबल क्या था? Fe, आयरन का सिंबल। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 बराबर, ये आपका एटॉमिक नंबर बना। इसके बाद देखिए इसका नाम क्या था? आयरन।
एटॉमिक वेट को देखिए, यूजुअली हम लोग क्या बोलते थे, एटॉमिक मास का कितना वेट, मतलब कि कितना एटॉमिक मास रहेगा आपका, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उसी हिसाब से डबल, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव है कि नहीं है, नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ए आर एक कंडीशन है जो कि नोबल गैस में आते हैं, आर्गन, तो उसको हम लोग 18 एलिमेंट्स मान लेते हैं। अभी उसके बाद आता है 3D 6 4s2, ये क्या है, 3D 6 है और 4s2 है। नॉर्मल दूसरी कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 2 8 14 और 2 आएगा, 2 8 14 एंड 2। इसीलिए इसको सिर्फ ये कंडीशन, ये बेसिस पे आप भर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ कैल्शियम तक के वैलिड बताया गया है, जो कि हम लोग 2 8 18 करके कंडीशन लेते थे, तो उसमें कंडीशंस ये नहीं हो पाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन, एटॉमिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा उसका, 2 और 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, एटॉमिक रेडियस कितना है, एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना होगा, बिकॉज बेसिक जिसका क्लियर होता है उसको दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक नए तरीके से। अब इन लोग के कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, उस कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा हमें। अभी देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट period is determined by the electron capacity of the cells and law of electron octet। देखिए कैसा है कि आप जब भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हो किसी भी सेल्स में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने घर में, जो सेल्स होता है उसको हम लोग एक तरीके से घर मानते हैं, ठीक है, और सब सेल्स को उस घर के अंदर जो रूम बनी रहती है उस रूम को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्टेट के रूल को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे। फॉर दिस Niels Bohr give one formula by which we can understand the how much electron will be in the cell। अभी देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि नील्स बोयर ने एक फॉर्मूला तुमको दिया है कि कैसे किस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए 2n²। अभी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा, स्क्वायर का मतलब बचपन से करते आ रहे हो, दूसरी तीसरी के बाद ये स्क्वायर समझ में बताया जाता है लोगों को। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, यस 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब 3 2 जा 6 मत करिएगा, 3 इंटू 3 जो नंबर आपको दिया है उसी नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है कि सेल्स आपके क्या क्या है, KLMNO, ये आपके सेल्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक बताया है कि नॉर्मली अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 19 को देखिए कैसे किया है, 2 8 8 1। अभी देखो इसमें वैलेंसी कितनी है, वैलेंस कितना है, वैलेंस आप बता सकते हो बेटा, वैलेंस इसका आपका बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि S1 की कंडीशन में आएगा, ये वन ग्रुप है S का, जिसमें कि वैलेंसी हम लोग एक मानेंगे। अगर इसको कंप्लीट करना है तो आपको 17 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ जाएंगे, इतना तो कोई डोनेट करेगा नहीं, लेकिन ये पोटेशियम एक डोनेशन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए द साइज ऑफ एटम इज 18 12 indicated by its radius। अभी देखो ये कंडीशंस थोड़े मैंने आप लोगों को दिया था कि आपको कैसे कंडीशंस को समझाना है। देखिए द साइज ऑफ एटम्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। अभी कैसे कि आप अगर अपना घर देखते हो तो किस बेसिस पे आप अपना घर देखते हो कि एरिया कितना है, 10 बाई 20 मतलब 200 का है, 10 बाई 30 300 का है, 20 बाई 30 600 का है, ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी। उसके बाद एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट आउटर मोस्ट सेल्स। एटॉमिक रेडियस का जो डेफिनेशन आप जानना चाहते हो, डेफिनेशंस क्या हो सकते हैं बेटा,
डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब कि हमें न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल्स जो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें फिलअप कर रहे होंगे, और उसके बाद आपको जब पता चलेगा कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है तो उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। यूजुअली एटॉमिक रेडियस हम लोग पीएम में लेते हैं, ठीक है, पिकोमीटर्स में लेते हैं, जिसको हम लोग 10⁻⁻12 मीटर के नाम से जानते हैं। 10⁻⁻12 मीटर, मतलब 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू ये होता है। अब देखिए, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीज वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट विद अ पीरियड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आपको समझना है ये चीजें, ठीक है। हम जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज तो बड़ा होना चाहिए, बट नहीं बेटा, एटॉमिक साइज छोटा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि रूम हमारे पास उतना ही है, जैसे 2 ही रूम है, आपको 2 रूम में 50 लोग तो भर नहीं सकते आप, ऑलरेडी उसकी एबिलिटी रहती है, उस एबिलिटी के हिसाब से ही वो इलेक्ट्रॉन्स को उसमें लेके जाता है। दूसरा देखिए, ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू द ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरबाय द साइज ऑफ एटॉम्स डिक्रीज। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाता है। न्यूक्लियर क्या करता है कि चार्ज को बहुत बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उसको खींचने की, मतलब कि वो अपने सेल्स में रखने के लिए अपनी चार्ज को बड़ा करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, हम लोगों ने ये भी देखा है कि कंडीशंस क्या क्या रहेंगे। पहला चीज, मेटेलिक कैरेक्टर, दीज आर इन लेफ्ट साइड। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है आपका, जितना भी मेटेलिक कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, राइट साइड में आपको नॉन मेटल से मिलते हैं। कटायन फॉर्म मेटल, मेटल फॉर्मेशन ऑफ कटायंस करते हैं। कटायन का मतलब होता है कि सी के ऊपर प्लस चार्ज आता है, आपने देखा होगा, देखा है कभी? चलो ठीक है, नहीं देखा है तो एक चीज देख लेना, सी के पास कितना वैलेंसी होता है, 4 बराबर। अगर किसी एक्स्ट्रा चीजों के साथ वो रिएक्शन कर ले तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही जाएंगे कि कम हो जाएंगे? आप सोचिए, कहने का क्या मतलब है, प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है और माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है। इसमें माइनस चार्ज का मतलब कि उसने दूसरों से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्लस माइनस चार्ज आएगा, और अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज ऑफ डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके कंडीशंस में हमें इलेक्ट्रॉन्स को जब हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, जैसे कि आपने किसी दूसरे को 10 रुपए थमा दिया तो आप क्या बनोगे, डोनेटर, मतलब कि आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव किस लिए हो, क्योंकि आपका नाम होगा, बराबर। ऐसे ही अगर एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो उसको हम लोग डोनेट वैलेंस, जो कंडीशंस में दूसरे की वैलेंस को फुल कर रहे हैं, अपने वैलेंस को खाली कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर को खाली कर रहे हैं, दूसरे के घर को भर रहे हैं, तो डोनेटर बनेंगे। अब डोनेटर जब वो बनेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे कि मैंने डोनेट किया है, वैसे ये भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी देखिए, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में क्या दिक्कत है, दीज आर इन राइट साइड, राइट साइड में आप जाओगे तो ही नॉन मेटेलिक मिलेंगे। अनायन फॉर्म नॉन मेटल, नॉन मेटल कभी भी अनायंस फॉर्म करते हैं, कैसे कि उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, वो डोनेट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि अगर आप डोनेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, जैसे कि आपने क्या किया, किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, तो आप पॉजिटिव हो, जब चाहे तब मांग सकते हो,
लेकिन जिसने लिए हैं वो तो नेगेटिव ही चल रहा है ना, क्योंकि वो दूसरे से पैसे लिया है, उसको पैसे रिटर्न देने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कंक्लूजन क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। इस यही आपका चैप्टर 2 है, इसी बेसिस पे आपको पढ़ना है। ठीक है, दिस डिजिटल इलेक्ट्रिक, अभी आपको सिर्फ ये बताया गया है कि आपको जिस हिसाब से पढ़ाया गया है उस हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि देखिए, सबसे पहला मेरा एक सिर्फ कहने का एक तरीका है कि आप पढ़ते रहिए, आप ध्यान दीजिए कि आपको मार्क्स लाने हैं। एक साल आप मस्ती करना छोड़ दीजिए, एक साल घूमना फिरना छोड़ दीजिए, बाकी आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। यही कंक्लूजन है, यही सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, स्टेबिलिटी रखिए पढ़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा। डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या एरो कैसे दिखा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। देखो, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन में एक कॉमन पॉइंट है। अगर आप जो चीजें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो उसका ठीक अपोजिट आपका अप टू डाउन का रहेगा। तो किसी एक चीज को पढ़ लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। यहाँ पे चेक कर लो, एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। मतलब अगर नीचे जाओगे तब आपको, ऊपर से नीचे आप जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, दाएं से बाएं जा रहे हो, सॉरी बाएं से और दाएं जा रहे हो तब आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। डिक्रीजिंग पॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, देखिए इसका ठीक अपोजिट ये भी है। सिर्फ एक तरीका चाहिए याद करने के लिए। ठीक है, तरीका अगर आपको आता है तो पूरा का पूरा मेटल्स जो भी आपका पूरा पीरियोडिक टेबल्स है ये अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, आप आगे देखिए, इसको ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट का है और उसी का अपोजिट अप टू डाउन का रहेगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे यहाँ डिक्रीजिंग आएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, आप ध्यान देते हैं। देखो, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, मैंने वही चीज लिखी जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, while going from left to right within a period the outermost cell remain the same। कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो भाई एक ही आपको मालूम है कि आप उस एबिलिटी आपने ये रखा है कि उस घर में एक रूम में आप 6 लोग को रख सकते हो। जब 6 लोग को रख सकते हो तो आपने ये सोचा है कि एक गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो घर है वो सेम है। देखिए उसके आगे, however the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing and thus the effective nuclear charge goes on increasing। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि जो न्यूक्लियर की वजह से हम लोग किसी के साथ रिएक्शंस वगैरह करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने बॉन्ड को बना के अच्छे से रख लें, वैसी कंडीशंस हम लोग एक न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे देखते हैं और वो इंक्रीज होता है। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एज द रिजल्ट ऑफ द टेंटेटिव ऑफ एटम टू लॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ग्राफ टेक्स्ट, ये बातें सिंपल हैं कि हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने, मतलब डोनेट करने की एबिलिटी धीरे धीरे छोड़ता है, लेकिन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, कुछ बेसिक्स पॉइंट सिर्फ इतना ही आपको अपने बोर्ड में लिखे हैं, आप आराम से अपने बोर्ड को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप नोट्स बना रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ सिर्फ देखते रहिए, कुछ लिखिए मत, कुछ पढ़िए मत। बस आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप 10th में हो, बहुत लोग आपके साथ उम्मीद बनाए बैठे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ अगले 2-3 दिन बाद।
उम्मीद करता हूँ कि आप सेफ रहेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे पढ़ाई का, स्कूल अपनी जाते रहेंगे, स्कूल को भी आप मत लीव करिएगा, छुट्टियां बहुत कम मारिए, 10th में हो, आपको बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे। आपका भविष्य ही आपकी फिलहाल में जो चल रही कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको जरूरत हो उसको शेयर करिए, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्लास में जाओगे 800-900 भर के पढ़ोगे, इससे अच्छा यहीं पे पढ़ लो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।